Namaskar. Myself M.K. Mishra, TGT English of JNV Devghar, and I am here with the topic narration, the most important topic of grammar. Now, see the definition of narration. The art of reporting the speech of the speaker is called नैरेशन. किसी के कही गई बात को फिर से कहने की कला का नाम नैरेशन या उसे स्पीच भी कहते हैं. इट हैज टू पार्ट्स, direct narration and indirect narration. What is direct narration? When the actual words of the speaker's speech is reported or repeated, it is called direct narration. जब किसी के कहे गए शब्दों को हूबहू आप दोहरा देते हो तो ये direct narration कहलाता है. Indirect narration, when the substance of the speaker's speech is reported, it is called indirect narration. जब किसी के कही गई बात को आप अपने शब्दों में दोहराते हो तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है. आप एग्जाम्पल से देखो. गीता सेड टू मी आई विल गो टू द मार्केट टुडे. यहाँ गीता सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, फिर इन्वर्टेड कामा से शुरू हो रहा है और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ सारा स्पीच आई विल गो टू द मार्केट टुडे, दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच. अब हम आगे ये देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया जाए. Now, most important part is how to change direct to indirect. There are some general rules. First rule is reported speech may be in simple, interrogative, imperative and exclamatory sentences. कोई भी सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं. दूसरा रूल्स, reporting verb changes according to the meaning of the sentence. Third, inverted commas are replaced by suitable conjunction. And pronoun will be changed according to 1 2 3 SON formula. 123 बेटे का फार्मूला. 1 2 3 means first person, second person and third person. S for subject, O for object and N for no change. Here see the first person, I, we, me, my, us, our, myself, all the changes according to subject. Second person, you, your, yourself, yours, they are changes according to object. And third person, there is no change. And so it is important how to change the pronoun. The next verb will be changed as follows. आपको verb बदलना है, मतलब टेंस बदलना है. तो आप इसे याद रखें इस चार्ट को. इज MR बदलकर वॉज वेयर बदलकर हैड बीन, हैज हैव बदलकर हैड, कैन और मे, दैट इज कुड और माइट, सेल विल, शुड, वुड. V1 चेंजेज V2 एंड V2 चेंजेज हैड V3. यानी आप जब भी verb के फॉर्म को बदलोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में तो ऑटोमेटिकली द फॉर्म ऑफ द टेंस विल चेंज. अगला है some words also change, some adverbs also change. This, that, these, those, thus, so, now, then, yesterday or last day, last month, last year, all will be previous day, previous month, previous year, tomorrow, next day, here, there, ago, before, today, that day. One is left here, you can say next day, that will be the following day. These are the adverb and they will be changed there while you change direct to indirect. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग. अभी आपने पिछले स्लाइड में मैंने बताया आपको द डिफिनेशन ऑफ नरेशन. इट हैज टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और जो मेरा मूल टॉपिक था, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. और आपने जो फर्स्ट उसमें रूल्स देखे थे कि कैसे कोई भी सेंटेंस चार प्रकार के रूप में होते हैं. सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ये चार प्रकार के जो सेंटेंस हैं इसको अलग अलग तरह से हम टेंस के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं. तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी के लिए मैंने एक छोटा सा नरेशन चार्ट बनाया है और इस नरेशन चार्ट को आपको पढ़ना है. और चारों सेंटेंस में आपको मैंने कुछ जनरल रूल्स लिखाए थे जिसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन था, चेंज ऑफ वर्ड्स था और चेंज ऑफ वर्ब्स थे. उसको आपने एक एक करके देखा. वो सारे जनरल रूल्स हर जगह पर लागू होंगे. अब हम बात करेंगे कि जब सेंटेंस अलग अलग होगा, वह सिंपल होगा, इंटेरोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा और एक्सक्लेमेटरी होगा, तो हम किस किस रूल्स को फॉलो करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज सी हियर द नरेशन चार्ट. सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, द नरेशन चार्ट. मैंने जो लिखा है सबसे पहले ऊपर देखिए आप,
सेंटेंस। किस प्रकार के सेंटेंस हैं? तो सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तेरे दिमाग में ये बात हो सकती है कि हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपके सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की बारी आएगी तो आपको सबसे पहले सेंटेंस ही पहचानना है। तो देखो मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब वो सिंपल सेंटेंस। ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप ये चिन्ह देख रहे हो, इस प्रकार का इंट्रोगेशन मार्क, ये बताता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और फिर इंपैरेटिव, इंपैरेटिव की खासियत क्या है कि स्टार्ट्स विथ वर्ब, जैसे कम हियर, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार का सेंटेंस जब होगा तो उसे हम ये इंपैरेटिव सेंटेंस मानेंगे। और एक्सक्लेमेटरी, आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी में ये वाला चिन्ह देखो, ये दैट इज कॉल्ड नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसमें आह, ओह, एलास, सारी आदि शब्द लगा रहे तो आप जानेंगे एक्सक्लेमेटरी। तो सेंटेंस पहचान लोगे डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमने जो आपको बदलने के लिए रूल्स बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज आर रिप्लेस्ड बाय सुटेबल कंजंक्शन। याद करिए मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है। तो वो सुटेबल कंजंक्शन क्या होगा उसको हम इस सीरीज में देखेंगे। उसके बाद कुछ अलग से रूल्स क्या होंगे तो आप एक एक करके देखिए, फिर आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में इजीली बदल सकते हो। तो पहला देखो, यदि सिंपल सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलकर अगर सेड टू होगा, यहां देखिए आप, तो सेड टू की जगह पर आप टोल्ड लिखेंगे, और अगर सेड होगा तो वहां आप सेड ही लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आइए, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसके बदले? रिपोर्टिंग वर्ब के बदले, मीन्स सेड या सेड टू के बदले। ठीक है। उसके बाद अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, आप जानते हो कि इंपेरेटिव का मतलब यह है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, वार्निंग, फॉरबिड, ये सारे इंपेरेटिव है। उसी तरह से बना इसके लिए ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, वार्न एक्सेट्रा। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को मीनिंग के हिसाब से चेंज करोगे। और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो याद रखिए एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सरप्राइज और जॉय। क्या हुआ? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। किसके बदले? सेड टू के बदले या सेड के बदले। हाँ, उसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, जैसे विश्ड, प्रेड, रिग्रेटेड, प्रपोज्ड, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी verbs that may be used in place of the reporting verb like said according to the meaning of the sentence. Dear student, अगर आपको मैं ये कहूं कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलकर क्या होगा तो सीधा सा मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के लिए कोई एग्जैक्ट रूल नहीं बना है। जैसा मीनिंग होगा उस हिसाब से आप जो भी चाहो लिख सकते हो, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। एक्चुअली हमने टेंस के पहले डिफिनेशन में आपको समझाया था कि नरेशन के पहले डिफिनेशन मैंने समझाया था कि नरेशन इज नथिंग, इट इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच ऑफ द स्पीकर। यानी मैं स्पीकर हूं और मैंने अगर कोई बात आपको कहा और मेरी कही गई बात को आप बगल में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे और फिर आपके मित्र ने यही सवाल पूछा कि आज सर ने क्या कहा, और मेरी कही गई बात को अगर दूसरे को क्या देते हो तो इसी का नाम नरेशन है। तो आप दिन भर में हजारों बातें जो दूसरे से सुनते हो और किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो, आपके पास ये कला है और इसी कला का नाम नरेशन है। इसलिए एक्चुअली नरेशन के लिए कोई रूल्स है ही नहीं, बस मेरी कही गई बात को आपको अपने शब्दों में कह देना, दैट इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो रूल्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ छोटी छोटी चीजों को आपको समझने के लिए, जब आप समझ लोगे तो पता चलेगा कि व्हाइल वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं देयर इज नो रूल्स। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। आपने यहां समझ लिया कि आप रिपोर्टिंग वर्ब के बदले अलग अलग सेंटेंसेस में क्या डालेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय, कौन सा सुटेबल कंजंक्शन होगा? तो अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आप देखिएगा दैट। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहां मैंने देखिए दो चीज लिखा है। पहला इफ, इफ कब होगा आपको मैं बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होता है। जैसे आर यू अ बॉय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाओगे? इफ। क्लियर है? उसके बाद कई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फॉर्म से शुरू होते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फॉर्म से शुरू होते हैं वहां आपको
इन्वर्टेड कामा के बदले अपने से कुछ नहीं लगाना है, वही WH फॉर्म को लगा देना है। दैट इज द सुटेबल कंजंक्शन। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइदर इफ और WH फॉर्म। इफ इन विच सिचुएशन, किस कंडीशन में आप इफ लगाएंगे? व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश हो गया। नाउ कम द इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको टू लगाना है। देखिए, पहले में दैट लगाना है, दूसरे में इफ या WH फॉर्म लगाना है, तीसरे इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाना है। क्लियर है? उसके बाद आइए एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में फिर से दैट लगाना है, जो आपने सिंपल में लगाया था वही आपको एक्सक्लेमेटरी में लगाना है। तो इन्वर्टेड कामाज को रिप्लेस करने के लिए हमने एक कंजंक्शन यहां दैट बताया, दूसरे में एफ इफ और WH फॉर्म बताया, तीसरे में टू बताया, फिर चौथे में आपको दैट बताया। मुझे लगता है ये दो पार्ट आप समझ चुके होंगे। अब मैं सबसे सेंटेंस वाइज स्पेशल रूल्स की बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, RV फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, अभी मैं बात कर रहा था सेट की, हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे वाइज सही लिखा हुआ हो, ऐसे वाइज सही लिखा हो, या लिखा हो ही विल से, तो विल से लिखा रहे, से लिखा रहे, सेज लिखा रहे, तो उस स्थिति में वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। हमने बताया आपको, आपने देखा होगा वर्ब का लिस्ट इज एम आर बदलकर वाज वेयर होता है, सेल विल बदल के शुड वुड होता है, कैन बदल के कुड होता है, मे बदल के माइट होता है। मैंने एक लंबा लिस्ट लिखा है, लेकिन इस कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच, RS फॉर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का भाव चेंज नहीं होगा। कीप इन योर माइंड। दूसरा कंडीशन, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वो क्या हुआ? जो हमेशा हमेशा के लिए सत्य होता है, जैसे सम आर द साइंटिफिक ट्रूथ, सम आर द मैथमेटिकल ट्रूथ, सम आर द हिस्टोरिकल ट्रूथ, सम आर द हैबिचुअल ट्रूथ। मान लीजिए मैं एक मैथमेटिकल ट्रूथ की बात करता हूं, 2 and 2 is equal to 4, तो इज की जगह पर आप वाज नहीं लगा सकते, ऐसे इज बदलकर वाज होता है, मैंने लिस्ट में लिखाया था। लेकिन इस कंडीशन में व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इन यूनिवर्सल ट्रूथ द टेंस डजंट चेंज। टेंस डजंट चेंज मींस वर्ब डजंट चेंज। तो कीप इन योर माइंड, आप भाव को नहीं बदलोगे जब सेंटेंस सिंपल होगा। दो कंडीशन हो गया, जब से की जगह पर से और विल से हो तो नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, और जब इनवर्सल ट्रूथ हो तो भी वहां टेंस नहीं बदलेगा। आपको टेंस नहीं बदलेगा क्या मतलब हुआ? टेंस नहीं बदलेगा का साफ मतलब है भाव नहीं बदलेगा। क्लियर है? टेंस नहीं बदलेगा मतलब भाव नहीं बदलेगा। अब दूसरे माइंड, यहां एक चीज याद रखोगे, अभी अभी मैंने बताया कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो भाव पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में। जैसे आर यू अ बॉय, इज सी अ गर्ल, तो इज पहले लिखे, सी बाद में लिखे। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप करोगे तो इस भाव प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस भाव कर दोगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखोगे उसके बाद भाव लिखोगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलवेज द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन सच पॉइंट। इस जगह पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, क्या याद रखना है? भाव प्लस सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस भाव। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, दैट इंट्रोगेशन मार्क, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, चेंज इनटू फुल स्टॉप। आप उसे फुल स्टॉप में बदल दोगे। और यदि डू डज डिड ऐसा हो, जैसे व्हाई डू यू रीड अ बुक, तो यहां डू डज या डिड जैसे पास्ट टेंस में डिड होगा, तो इसे आप हटा सकते हो जब सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में उसको बदल देंगे, लेकिन सिंपल इंट्रोगेटिव में दैट इज रिमूव्ड। तो ये स्पेशल रूल था। 3 रूल आपने पढ़ा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, VS भाव सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट भाव। दूसरा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन इनटू फुल स्टॉप, डू डज डिड may be removed in the simple interrogative. Okay, now come to the third, imperative sentence. Imperative sentence के स्पेशल रूल क्या है कि जैसे ही आप टू लिखोगे तो आफ्टर टू ऑलवेज V1 इज यूज। मैंने आपको लिखाया है पिछला चार्ट में कि V1 बदलकर V2 होता है, बट कीप इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट, V1 doesn't change into V2 while it is used after 2. 2 के बाद V1 रहेगा, उसको V2 में नहीं बदलना है, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। और यदि डोंट लगा रहे तो डोंट बदलकर आप नॉट टू कर दोगे, यानी जो ये टू है इसको नॉट के बाद लगा दोगे, टू को पहले नहीं लगाना है, तो इसको नॉट टू कर दोगे। बस इंपेरेटिव सेंटेंस में ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। तीसरे में आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होता है? आह मिस्टर सिन्हा इज नो मोर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप कहोगे व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
व्हाट ए फूलिश यू आर, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में आप ये व्हाट और हाउ जहां होगा इसके बदले आप लगाओगे वेरी और ग्रेट। क्या हुआ? व्हाट और हाउ के बदले वेरी और ग्रेट। अब देखिए वेरी टेक्स एडजेक्टिव, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, आप यहां क्या कहना चाह रहे हो? सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव होता है। और हम ये कहें हाउ फूलिश यू आर, हम क्या कहना चाह रहे हैं? यू आर ए ग्रेट फूलिश, तो फूलिश चूंकि नाउन है और इसलिए उसके पहले क्या लगा? ग्रेट लगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए उसके पहले क्या लगा? वेरी लगा। तो व्हाट एंड हाउ चेंजेस इनटू वेरी एंड ग्रेट, एंड वेरी टेक्स एडजेक्टिव एंड ग्रेट टेक्स नाउन। आई थिंक इट इज क्लियर। उसके बाद वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे आ, ओ, पू इज रिमूव्ड। आपको जो भी वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होंगे उसको आप हटा दोगे, क्योंकि उसके बदले हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो इस शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो। एंड सम सेंटेंसेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ओनली। आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो कई ऐसे सेंटेंस हैं जहां आपको कोई रूल्स काम ही नहीं करेंगे। जैसे सपोज टीचर सेड थैंक यू, टीचर ने कहा धन्यवाद। अब आपको किसी ने पूछ दिया टीचर ने क्या कहा, आप कहेंगे टीचर थैंक्ड हिम, टीचर ने उसे धन्यवाद कहा। तो यहां कोई रूल ही नहीं है, आप सीधा सीधी उसके कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा कंग्रेचुलेशन डियर, अब आपकी मम्मी पूछ रही है कि तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा, आप ये कहोगे माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी, मेरे दोस्त ने मुझे बधाई दी। देयर इज नो रूल, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग यू मे चेंज द सेंटेंसेस एंड नो रूल इज नीडेड देयर। ओके, अब ये जो सारी बात हमने बताया इसको आप एक एक करके अगर एग्जाम्पल से समझ लें तो आपको थोड़ी ज्यादा सुविधा होगी। देखिए यहां राम सेड टू मी, सी राम सेड टू मी आई विल विन द मैच टुडे। तो ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को आप देखोगे, इसको जैसे रिपोर्टेड स्पीच को पहचानोगे तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? राम टोल्ड दैट, सेड टू के बदले क्या कर दिया? टोल्ड कर दिया। उसके बाद सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट कर दिया। फिर देखिए आई प्रोनाउन है, हमने बताया था आई कौन है? राम ने कहा है कि मैं मैच को जीतूंगा, तो मैं एक्चुअली राम है और इसे राम के बदले हमने यहां ही लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद भाव की लिस्ट में आइए, विल बदलकर वुड हो जाता है। उसके बाद विन द मैच और टुडे दैट डे, तो आपने भर बदला, विल के बदले वुड किया, टुडे के बदले दैट डे किया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाया और सेड टू के बदले टोल्ड लगाया। पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, इस तरह से हम लोग करते हैं। दूसरे पर आइए, द टीचर सेड टू मी व्हाट्स योर नेम। यहां आप जैसे ही इंट्रोगेशन मार्क देखोगे पहचान लोगे दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को फॉलो करोगे। तो देखिए ये व्हाट से शुरू हो रहा है, सेड टू के बदले क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। द टीचर आस्क्ड मी। क्लियर है? अब देखिए व्हाट चूंकि डब्ल्यूएच फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने डब्ल्यूएच फॉर्म लगा दिया। ओके, उसके बाद देखिए इज योर नेम, इज यहां वर्ब है और योर नेम सब्जेक्ट है। आपने योर नेम को पहले कर दिया और इज के बदले वॉज कर दिया। और योर नेम चूंकि टीचर कह रहा है, किसको कह रहा है? मुझको कह रहा है, इसका मतलब हुआ योर नेम मीन्स माई नेम। तो योर नेम के बदले माई नेम और इज के बदले वॉज, यानी सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में किया। तो ये फार्मूला आपने यहां फॉलो किया जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। दूसरे में आइए, द मदर सेड टू हर, मां ने उसको कहा आर यू क्रेजी, तुम क्रेजी हो। यहां देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द मदर सेड टू के बदले क्या लगाते हैं? आस्क्ड। लेकिन यहां देखिए आर से शुरू हो रहा है, तो जब आर से शुरू हो रहा हो तो यहां इफ लगाओगे और यू क्रेजी, उसने हर को कहा है तो यू जो है हर है और इसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में सी लगाते और आर बदलकर सी के साथ वॉज वगैरह लगता तो सी के साथ वॉज लगेगा, सी वॉज क्रेजी। फिर चौथे नंबर पाइए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। अब देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, हमने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ही ऑर्डर्ड, सेड टू के बदले क्या हो गया? यहां देखिए पहला से वर्ड लिखा है मैंने, क्योंकि सर्वेंट को हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। देखिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स। उसके बाद
यहां ये इन्वर्टेड कामा के बदले हमने क्या लिखा, टू डू एट वंस। टू के बाद ऐसे डू बदलकर डिड लिखना था, लेकिन हमने बताया आफ्टर टू ऑलवेज V1 इज यूज, तो आपको यहां V1 ही लिखना है, टू के बाद V1 को V2 में नहीं बदलना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर ये टॉम सेड एलास ही इज नो मोर। जैसे आप एलास सब देखते हो, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो यहां दुख प्रकट किया जा रहा है, तो दुख प्रकट करने के लिए टॉम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। या देखिए, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो दैट इज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लगा है, देखिए यहां दैट, और उसके बाद ये एलास शब्द है, दैट इज रिमूव्ड। हमने लिखा था कि वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिमूव, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को हमने हटा दिया। अब देखिए तो बचा क्या, दैट लिख दिए, ही इज नो मोर, ही है, उसके बाद इज बदलकर वॉज नो मोर। ही क्यों नहीं बदला, हमने आपको बताया रूल कि थर्ड पर्सन डजंट चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंजेस, थर्ड पर्सन डजंट चेंज, दैट इज 1 2 3 SON फार्मूला, उस फार्मूले में यही रूल्स कहता है, तो ये चेंज हो गया। लास्ट एग्जांपल देखिए, द बॉय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप क्या कहना चाह रहे हो कि सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां वही लिखे, सी इज बदलकर वॉज, और हमने बताया था कि व्हाट बदलकर वेरी या ग्रेट होता है, या वेरी होगा जो ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपने सभी का एग्जाम्पल एक एक करके देख लिया। तो आप कोई भी बुक को रटिए, डायरेक्ट नरेशन को लीजिए, वहां से कोई भी कठिन से कठिन एग्जाम्पल को लीजिए, और आपके जो मैंने रूल्स बताए थे, कुछ जनरल रूल्स थे, उसको देखिए, जो डेफिनेशन थे उसको देखिए, और इस चार्ट को फॉलो करिए। और इस चार्ट को आप जैसे ही फॉलो करोगे तो आप कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस पहले पहचानिए, और इस रूल को फॉलो करते हुए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप नरेशन पढ़ रहे होते हो, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं टेंसेस से होता है, कहीं ना कहीं कुछ वॉइसेस से वॉइस से होता है। तो आप बच्चे, मैंने टेंस और वॉइस के भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां टेंस और वॉइस के भी आपको वीडियो मिलेंगे, और फिर नरेशन के। तो आप एक कॉम्बो पैक तीनों वीडियो को यदि एक साथ देखोगे तो 1.5 घंटे में आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट टेंस, वॉइस और नरेशन पर कमांड कर लेता है, तो यूं मान लो कि ग्रामर का 75% उसने कमांड कर लिया, रिमेनिंग 25% में ग्रामर के सारे चैप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू कमांड द टेंस, वॉइस एंड नरेशन। सो इफ यू वुड लाइक टू कमांड ऑल 3 chapters, please subscribe that channel, watch that video, tense, voice and narration, and try to solve this. I hope you will be able to make any of the sentence structure, you will able to complete your develop your writing skill, and with good accuracy you will be able to write. I hope you will get benefited with this video. Thank you very much. यहाँ मैं आपको डायलॉग फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, और क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं आंसर को डिस्कस करूँगा। जो पहला क्वेश्चन है कि टीचर और सोनू के बीच में कन्वर्सेशन है, और टीचर का पहला सवाल है व्हाई आर यू लेट। तो आंसर देखिए, द टीचर आस्क्ड, चूंकि क्वेश्चन मार्क है, सोनू व्हाई ही वॉज लेट, आर यू, आपने यू को सोनू के लिए ही लगाया और आर को वॉज लगाया। दूसरे सेंटेंस में देखिए, सोनू सॉरी बोल रहा है, तो इसके लिए हमने लगाया है सोनू एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, आई मिस्ड माई बस, तो फिर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड टोल्ड दैट ही हैड V3, मिस्ड चूंकि V2 है, इसके बदले हो गया हैड V3, मिस्ड माई बस, चूंकि सोनू ने अपना बस खोया तो माई बस की जगह पर हिज बस। अब तीसरे में आइए, टीचर बी केयरफुल इन फ्यूचर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लगाएंगे तो टीचर एडवाइज्ड टू, इन्वर्टेड कामा के बदले बी केयरफुल इन फ्यूचर, एंड टीचर ऑल्सो टोल्ड द सेकंड स्टेटमेंट इट इज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस, तो इसको जोड़ेंगे फिर एंड, और यहाँ टीचर ने डांटा है इसलिए हमने शब्द लगाया स्कॉल्डेड दैट इन्वर्टेड कामा के बदले इट वॉज नॉट गुड प्रैक्टिस और हेल्दी प्रैक्टिस। और लास्ट है, सोनू कह रहा है ओके सर मीन्स किसी बात के लिए एग्री करना, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब एग्रीड लगाया, एंड, और फिर सोनू ने एश्योर किया है
आई विल स्टार्ट अर्लियर द नेक्स्ट डे, तो फिर एश्योर्ड दैट ही, आई सोनू है तो ही विल की जगह पर वुड स्टार्ट अर्लियर फॉलोइंग डे। फिर मैं कुछ 5 मिसलेनियस एग्जाम्पल की यहाँ चर्चा करूँगा, जैसे द बेगर क्राइड ओ अ ड्रॉप ऑफ वाइन प्लीज, यहाँ सिंपल है द बेगर क्राइड फॉर ए ड्रॉप ऑफ वाइन। दूसरे सेंटेंस में आइए, द सेंट सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, तो यहाँ देखेंगे आप ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बदले हम प्रेड का यूज करते हैं, तो सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विथ ए सन। फिर देखिए तीसरे में यहाँ मे आई कम इन मैम, तो आप ये इंट्रोगेटिव है, द स्टूडेंट आस्क द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली इसलिए कि यहाँ मैम या सर जब लगाते तो रिस्पेक्टफुल्ली लगाते और मे से शुरू हो रहा है तो इफ लगा इन्वर्टेड कामा के बदले, एंड ही माइट कम इन, चूंकि आई जो है स्टूडेंट है। उसके बाद टीचर सेड टू सारा हाउ फुल यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसलिए इसमें देखिए द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सारा वाज ग्रेटफुल, चूंकि फुल नाउन है इसलिए यहाँ आपने ग्रेट लगाया है। और अंतिम है द मास्टर सेड टू द गार्ड गेट आउट एट वंस, यहाँ देखिए ऑर्डर दिया है, द मास्टर शॉटेड एट गार्ड, मास्टर गार्ड पर चिल्लाता है, टू चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाया, गेट आउट एट वंस। और इस प्रकार आप मिसलेनियस एग्जाम्पल से और कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, तो इस एग्जाम्पल को आधार रखकर और सारे नरेशन चार्ट को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम्पल बनाएं और मुझे उम्मीद है कि सभी एग्जाम्पल्स आपके आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ये मैं आपका वेलकम करूंगा। थैंक यू वेरी मच।